Arwa, did you read this? COVID vaccine for all above 18 years from 1st of May. हाँ पढ़ा मैंने. So you getting the vaccine ना? लगवाओगी ना? पता नहीं यार, नॉट श्योर. क्यों? अरे बहुत साइड इफेक्ट्स हैं यार. लेट्स सी. दोस्तों, कोविड क्राइसिस के साथ साथ हमारे देश में एक कॉन्फिडेंस क्राइसिस देखने को मिल रहा है. लोगों में भरोसे की कमी है कोरोना वायरस वैक्सीन्स को लेकर. कुछ सवाल जैसे कि ये वैक्सीन कितनी सेफ है, क्या हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स और क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसे लेने के बाद हमें इन्फेक्शन नहीं होगा, इन पर कॉन्स्टेंटली चर्चा हुई है और काफ़ी सारे मिथ्स भी फैलाए गए हैं. जैसे रिसेंटली एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई जो वायरल हुए जा रही है कि वैक्सीन लेने के बाद एबनॉर्मल मेंसेस और फर्टिलिटी पर इफेक्ट देखने मिल रहा है. और इतना ही नहीं, ये किसी नॉन वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल में कॉन्टैक्ट से फैल भी सकता है, जो कि एक झूठ है दोस्तों. ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट को लेकर अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है. वैसे ही इंडिया में एक बड़े परसेंटेज में हेजिटेंसी देखने मिल रही है वैक्सीन्स लेने से, और ऊपर से मिथ्स इस नंबर को और बढ़ा देंगे. तो आइए समझते हैं एक वैक्सीन काम कैसे करती है, क्या ये सेफ़ है और क्या ये हमें लगवानी चाहिए. दोस्तों, किसी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए दो तरीके हैं. या तो हमारी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर ले या फिर मेडिकल इंटरवेंशन यानी दवाइयाँ. कोविड जैसी वायरल डिजीज़ के लिए मेडिकल इंटरवेंशन की इफ़ेक्टिवनेस बहुत कम होती है क्योंकि वायरस बहुत तेज़ी से म्यूटेट होते हैं और रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं उन लिमिटेड एंटीवायरल ड्रग्स से जो आज की डेट में अवेलेबल हैं. मतलब वायरसेस के लिए मेडिकेशन यूज़ करना एक मूविंग टारगेट पर गोली चलाने जैसा है. इसलिए वायरल डिजीज़ को कंट्रोल करने का प्राइमरी मेथड है उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करना वैक्सीनेशंस के थ्रू. दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम एक इन्फेक्शन से डील कैसे करता है. एक इन्फेक्शन होने पर सबसे पहले एक इनेट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है जो नॉन स्पेसिफिक होता है, जैसे कि फीवर आना, जो बेसिकली हमारे इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है क्योंकि हाई टेम्परेचर पैथोजेंस की ग्रोथ के लिए डेट्रीमेंटल होता है. इनफैक्ट हमारा स्किन भी इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है जो एज अ फिजिकल बैरियर इन्फेक्शन को होने से रोकता है. जब हमारा इनेट इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन को रोक नहीं पाता तब आती है बारी अडेप्टिव इम्यून सिस्टम की, जो पैथोजन स्पेसिफिक होता है. इसे कंट्रोल करते हैं कुछ खास इम्यून सेल्स जो पैथोजेंस की एंट्री के बाद उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जो पैथोजन से बाइंड करके उन्हें डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती हैं. अब हमें हमारी इम्यून सिस्टम की दो प्रॉपर्टीज़ को समझना होगा. पहला कि जब भी कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम एंटर करता है बॉडी में तो उसके खिलाफ एक स्लो और माइल्ड रिस्पॉन्स जनरेट होता है जिसे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं. और दूसरी प्रॉपर्टी के उस फर्स्ट एक्सपोजर के बाद वो इम्यून सेल्स मेमोरी सेल्स बन जाते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं और उस पैथोजन की एक तरह से एक मेमोरी स्टोर्ड रहती है हमारी बॉडी में, ताकि अगली बार जब उस पैथोजन से इन्फेक्शन हो तो हमारी बॉडी रेडी रहे और एक फास्ट और स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो, जिसे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है. वैक्सीन्स इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लॉइट करती है. तो वैक्सीनेशन के थ्रू हमारी बॉडी में या तो उस पैथोजन को कमज़ोर करके या फिर उसी के कंपोनेंट्स यानी एंटीजेंस, आरएनए वगैरह इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि हमारी बॉडी में उस पैथोजन का फर्स्ट एक्सपोजर हो जाए और बॉडी में उसके खिलाफ मेमोरी सेल्स बन जाए. इसका मतलब वैक्सीन मिमिक यानी नकल करती है एक्चुअल इन्फेक्शन की विदाउट कॉजिंग द डिजीज़. तो अगली बार जब हमें एक्चुअल कोरोना वायरस इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी उस वायरस की मेमोरी होने की वजह से इन्फेक्शन को कंटेन या रिस्ट्रिक्ट कर लेती है और डिजीज़ को बढ़ने से रोकती है. दोस्तों, इंडिया में जो वैक्सीन्स अवेलेबल होने जा रही हैं सब एसोसिएटेड हैं कुछ माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स से, जैसे फीवर, चिल्स, हेडेक, पेन एट द इंजेक्शन साइट, डायरिया एक्सेट्रा, जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और वैक्सीन टू वैक्सीन डिफर करते हैं. हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक्टिवेट होना ही ये साइड इफ़ेक्ट्स की वजह है जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया. ये साइड इफ़ेक्ट आना बिल्कुल नॉर्मल है और एक अच्छी बात है जो ये दर्शाता है कि आप इम्यूनो कॉम्पिटेंट हैं, यानी आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली फंक्शनिंग है. इसका मतलब आप वो फर्स्ट एक्सपोजर के मार्क को क्रॉस कर चुके हैं और इम्यून है फर्दर इन्फेक्शन के लिए. कुछ रेयर ब्लड क्लॉटिंग साइड इफ़ेक्ट्स सामने आए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के साथ यूरोप की कुछ कंट्रीज़ में. 169 केसेस देखने मिले 34 मिलियन वैक्सीनेशन के बाद, यानी रफली 5 आउट ऑफ एवरी मिलियन कोविशील्ड रेसिपिएंट्स. और आउट ऑफ 20 मिलियन रेसिपिएंट यूके के, जो रफली मुंबई की पॉपुलेशन के बराबर होते हैं, 19 डेथ्स देखने मिली इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से.
आपको लग रहा होगा कि ये नंबर बहुत बड़ा है, तो मैं आपको दूसरा केस बता देता हूँ जिसमें आप वैक्सीन अवॉइड करते हैं और आपको कोविड हो जाता है। एक रिसर्च ने क्लेम किया है कि कोविड से होने वाली क्लॉटिंग का रिस्क 8 गुना ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वैक्सीन के होने से। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने इस साइड इफ़ेक्ट को वेरी रेयर साइड इफ़ेक्ट की कैटेगरी में रखा है और कहा है कि ये फैक्ट कि ये साइड इफ़ेक्ट डायरेक्टली इस वैक्सीन से ही एसोसिएटेड है, ये करंट डेटा से कंफर्म नहीं किया जा सकता। एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि ये नंबर्स काफ़ी कम हैं इन कंपैरिजन टू नेचुरली अकरिंग क्लॉटिंग केसेस किसी भी पॉपुलेशन में। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब रह जाता है कि क्या वैक्सीन लगने के बाद हमें कोविड हो सकता है। इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कोविड वैक्सीनेशन का गोल क्या है। दोस्तों, कोई भी डिजीज़ का कोर्स देखें तो बेस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम कंप्लीटली इन्फेक्शन प्रूफ हो, यानी नो इन्फेक्शन, और वर्स्ट पॉसिबिलिटी है डेथ। इस कोर्स में काफ़ी इंटरमीडिएट पॉसिबिलिटीज़ भी हैं जो कि आप देख सकते हैं। कोविड वैक्सीनेशन का गोल सीवियर डिजीज़, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ प्रिवेंट करना है। मतलब कोविड को कॉम्प्लेक्स मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर से बदलकर एक सिंपल सर्दी खांसी के लेवल पर लाना है। तो आज की डेट तक जितनी कोविड वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, इनके क्लिनिकल ट्रायल्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ये सीवियर डिजीज़ प्रिवेंट करती हैं, मगर हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि इससे इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन भी रुकता है, जो हमें सिर्फ आने वाले समय में पता लग सकता है। इसलिए दोस्तों, हमें वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन होने की और उसे ट्रांसमिट करने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। इसलिए वैक्सीनेशन के बाद भी प्रिकॉशंस लेना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, क्योंकि कुछ एज ग्रुप्स जैसे बच्चों में वैक्सीन यूज़ करने का कोई एविडेंस नहीं है और ये एज ग्रुप सीवियर डिजीज़ के रिस्क में तब भी रहेगा। दोस्तों, जो वैक्सीन्स अवेलेबल होने जा रही हैं, आपने उनकी एफिकेसीज़ के बारे में सुना ही होगा। इन वैक्सीन्स की एफिकेसी देखें तो फाइज़र की वैक्सीन की एफिकेसी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है इन कंपैरिजन टू एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन से। मगर दोस्तों, ये परसेंटेज काफ़ी इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये नंबर सिर्फ ट्रायल्स की एफिकेसी बताते हैं, रियल सिनेरियो की नहीं। और अगर आप क्लिनिकल ट्रायल्स का प्रोसेस देखें तो समझ जाएंगे कि ये परसेंटेज डिपेंड करता है कि उस वैक्सीन का ट्रायल किस जगह और किस समय किया गया और वहाँ कोविड के केसेस का नंबर कितना था, और ये सारी वैक्सीन्स के लिए अलग है, इसलिए ये परसेंटेज इतना रिलायबल नहीं माना जा सकता। और जैसे कि मैंने डिस्कस किया, हमारा गोल है सीवियर डिजीज़ को प्रिवेंट करना, जिसको करने में सारी वैक्सीन सक्सेसफुल पाई गई हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि एक वायरस बहुत तेज़ी से म्यूटेट होता है और काफ़ी कम समय में हमें नए वेरिएंट्स देखने मिल सकते हैं, जो कि होने भी लग रहा है। इसलिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये वैक्सीन्स नए वेरिएंट के खिलाफ इफ़ेक्टिव होंगी या नहीं। दोस्तों, ये समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि वैक्सीन एक पॉलीक्लोनल रिस्पॉन्स जनरेट करती है हमारी बॉडी में। इसका मतलब वैक्सीन में वायरस के कई अलग अलग हिस्सों के कॉम्पोनेंट्स रहते हैं और हर कॉम्पोनेंट के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है। तो वायरस में कोई म्यूटेशन के चलते एक कॉम्पोनेंट चेंज भी हो जाता है तो किसी और कॉम्पोनेंट की एंटीबॉडीज उस वायरस को न्यूट्रलाइज कर देंगी। दोस्तों, एक आखिरी और इंटरेस्टिंग सवाल बचता है कि हम वैक्सीनेशन से केवल कोविड की सीवियरिटी को कम करने में और इसे कंट्रोल करने में ही क्यों इंटरेस्टेड हैं। इसे पूरी तरह से दुनिया से इरेडिकेट क्यों नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इसको समझाने के लिए मैं स्मॉल पॉक्स का एग्जाम्पल लूँगा, विच इज़ वन ऑफ द ओनली 2 डिजीजेस जिसे हम कंप्लीटली इरेडिकेट करने में सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये 4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन के लिए, जिन्हें मैं एक एक करके कोविड से कंपेयर करूँगा। तो पहला है नो एनिमल वेक्टर्स। दोस्तों, स्मॉल पॉक्स एक स्ट्रिक्ट ह्यूमन डिजीज़ है जिसका कोई एनिमल वेक्टर या होस्ट नहीं है, और कोरोना वायरस के केस में रिसर्चर्स का मानना है कि ये बैट से ओरिजिनेट हुआ है। तो अगर हम इसे इंसानों से कम्प्लीटली इरेडिकेट कर भी दें तो ये बैट से फिर से ट्रांसमिट हो सकता है। दूसरा है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। दोस्तों, स्मॉल पॉक्स के केस में एक पेशेंट वायरस तभी ट्रांसमिट करता है जब वो सिम्टोमेटिक हो, लेकिन कोविड के केस में ज़रूरी नहीं है। एक इंडिविजुअल साइलेंट कैरियर की तरह वायरस स्प्रेड कर सकता है बिना सिम्टम्स या डिजीज़ के। तो आप सोच सकते हैं कि एक एसिम्टोमेटिक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को ट्रेस करना कितना मुश्किल है, और पैंडेमिक की शुरुआत में ये करने की कोशिश भी की गई थी और रिजल्ट आप जानते ही हैं। तीसरा है ग्लोबल कोऑपरेशन। दोस्तों, शुरुआत में पैंडेमिक से लड़ने में हर कंट्री ने एक नेशनलिस्ट अप्रोच ली। कुछ ने मास्क, ग्लव्स का एक्सपोर्ट बैन कर दिया और कुछ ने एसेंशियल ड्रग्स का।
इवन वैक्सीन आने के बाद भी डेवलप कंट्रीज़ ने इसे होल्ड करना शुरू कर दिया, जिससे बाकी कंट्रीज़ में इसकी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर इन कंट्रीज़ में वायरस के स्प्रेड को जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो हमें फ्यूचर में और नए और डेडली वेरिएंट्स देखने मिल सकते हैं, जो एक ग्लोबल कंसर्न है। तो दोस्तों, वैक्सीनेशन एक लौता सोल्यूशन है कोविड को कंट्रोल और इस पैंडमिक को ख़त्म करने का। इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस वैक्सीनेशन ड्राइव को प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्म्ड रखें। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया दोस्तों।